नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की दूसरी लहर के उफान आने के बाद अब इसमें कमी देखी जा रही है। यूपी में तेजी से कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त 85,000 से भी कम कोरोना के एक्टिव मरीज बचे हैं। लेकिन इन सब के बीच तीसरी वेव की आहट से हर कोई परेशान है। जानकारों की माने तो तीसरी वेव की जद में देश की 35% तक जनता आ सकती है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और किशोर हो सकते हैं। ऐसी आशंकाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से एक हफ्ते के भीतर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े आयोग में जमा करने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने एक विस्तृत फॉर्म राज्यों को भेजा है, लेकिन इस फॉर्म में आंकड़े भरते वक्त राज्यों के पसीने छूट जाएंगे। इसमें बच्चों के इलाज के लिए कुल अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर, नर्सों के आंकड़ों को जुटाने में तो शायद राज्यों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसके आगे के आंकड़ों को जुटाने में राज्यों को मुश्किलें हो सकती हैं। दरअसल पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट में चाइल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़ों के गायब नजर आते हैं। लिहाजा ऐसे में राज्यों को इतने बारीक आंकड़े आयोग को देना आसान नहीं होगा। तीसरी वेव में जिस तरह बच्चों पर कोरोना के अटैक करने की आशंका है, उससे स्वास्थ्य मंत्रालय खासा परेशान है। देश में बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत से बड़ी दिक्कत यह है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह से चालू हालत में नहीं है और इसकी मुख्य वजह मेडिकल सिस्टम में टेक्नीशियन की भारी किल्लत का होना माना जा रहा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की संभावना और उसका सामना करने की योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तीसरी लहर के लिए अभी से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, तो वहीं पीडियाट्रिक बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हम पर बड़ी जिम्मेदारी है, हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक्टिव केस कम हुए हैं। दुनिया के लोग यह दावा कर रहे थे कि यूपी कोरोना का हॉटस्पॉट बनेगा, लेकिन जो केस हैं उस पर नियंत्रण करने में हम कामयाब रहे हैं। तो बच्चों के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं और अभी तक मौजूदा वक्त में जितना बुनियादी ढांचा अस्पतालों के अंदर होना चाहिए था, क्या वाकई में वो सभी चीजें पूरी तरीके से मुहैया कराई जा चुकी हैं? क्या पहले के मुकाबले हमने कुछ सीख ली है? क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट वेव आई, उसके बाद हमने कुछ कमियां देखी, लेकिन जब दूसरी लहर आती है तो एक बार फिर से कुछ दूसरी तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं और उसका सामना हमने किया। और चलिए, इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर आर के धीमान, जो कि पीजीआई के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है आर के धीमान साहब आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल यही कि जो मौजूदा वक्त में स्थिति आज पूरे प्रदेश के सामने बनी हुई है और तीसरी लहर का अंदेशा फिलहाल जताया जा रहा है, ऐसे में आपके सामने चुनौतियां क्या हैं, क्या इस पर काम किए जा रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लहर क्या होती है, ये वेव क्या होती है। जब एक एपिडेमिक चल रही है, पैंडेमिक चल रही है, इसका मतलब जो है, जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता रहता है और कम होता रहता है। जब बढ़ता है तो एक वेव का रूप धारण कर लेता है, जिसको देखते हैं कि ऊपर गया है। जब वो कम होता है तो ये बढ़ना और कम होना, हम इसको वेव कहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि पहली वेव अलग थी और दूसरी वेव का जो रूप है, जो एपिडेमिक है, जो एपिडेमियोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग है। पहली वेव इतनी शार्प नहीं थी, दूसरी वेव बहुत शार्प थी, एकदम से बहुत ऊंचे गई और एक समय में बहुत ज़्यादा वेव जो है केसेस हमारे सामने आए और उसी तरह से वो धीरे धीरे वेव कम होने लगी। और ये जब ये कम होती है, ये वेव का जो पीक होता है वो स्टेट्स में डिफरेंट होता है और एक पूरा नेशन का अलग होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये वेव जो थी, सेकेंड वेव जो पीक हुई है, ये 30 अप्रैल को हुई थी। अगर हम देखें जो वेव है नेशन लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे जो हुई है, वो 6 मई या 7 मई को हुई है। लेकिन अगर हम इस समय देखते हैं, सारी की सारी जो वेव है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उतराव की तरफ है। और उत्तर प्रदेश में तो जैसे आपने बताया कि बहुत ही कम हो गई है इस समय।
लेकिन अब जिस बात है कि जी तीसरी वेव की जो आप कर रहे हैं इस हम्म, समय की जो मुद्दा है, वो तीसरा वेव भी जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में कभी भी ये आ सकती है। और इस समय तीसरी वेव क्यों आएगी? जो हमारी जो पॉपुलेशन होती है फर्स्ट वेव में सारी की सारी पॉपुलेशन जो थी ससेप्टेबल थी, किसी में इम्यूनिटी नहीं थी इस वायरस के अगेंस्ट। जब सेकंड वेव आई तो उसमें काफी हद तक जो है एल्डरली पर्सन 60 प्लस वाले जो थे या 50 प्लस वाले थे, ईयर्स एज के प्लस वाले थे, उनको सामने एक्सपोज हुए थे और कुछ इम्यूनिटी डेवलप कर गई थी। लेकिन सेकंड वेव के समय में हमारे पास में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए दो रास्ते थे। एक तो था नेचुरल इन्फेक्शन, और जिसने बड़े लोगों को भी किया और 45 इयर्स प्लस वाले लोगों को भी किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया, वो था वैक्सीनेशन। अगर आप देखें तो इस समय वैक्सीनेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो इम्यूनिटी आई है। अगर हम देखें तो इम्यूनिटी किन लोगों में आई है? 45 प्लस में आई है, 60 प्लस में आई है, यानी कि एडल्ट पॉपुलेशन में आई है। सेकेंड वेव में अगर हम देखें तो यंगस्टर काफी लोग में उसमें आए थे। तो फर्स्ट वेव में 12% चिल्ड्रन थे, यानी कि 18 से ईयर से कम वाले में। और सेकंड ईयर में भी 12% ऑफ जो हमारे इंडिविजुअल या कि पीपल अफेक्ट हुए उसमें से चिल्ड्रन थे। लेकिन जो थर्ड वेव आएगी तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन जो होगी वो होगी चिल्ड्रन की, यानी कि हम्म, बच्चों की पॉपुलेशन होगी, जो जिनको ना तो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है ना ही वैक्सीन मिली है। तो यही ससेप्टेबल पॉपुलेशन होगी जिसमें कि सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे। और हमको आज ऐसा लगता है कि 30 से 40% जितने भी न्यू केसेस होंगे वो चिल्ड्रन के हैं। ठीक है। तो यानी कि बच्चों के लिए तीसरी वेव के अंदर बहुत हद तक खतरा नजर आता है। लेकिन अब बच्चों को हम बचाएं कैसे? क्योंकि हमने शुरुआत में देखा, जब पहली वेव आई थी तो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए खतरनाक साबित हुई, और दूसरी वेव में तो युवा वर्ग भी इससे प्रभावित नजर आया। लेकिन अब तीसरी वेव में ऐसी पहले से हम प्रिवेंटिव एक्शन क्या करें जिससे हम बच्चों को बचा सकें? देखिए, हमारे सामने जो क्वेश्चन तो काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बच्चे अफेक्ट होंगे। हमारे सामने ये भी बड़ा क्लियर है कि 30 to 40% जो लोग आएंगे उसमें से बच्चे होंगे। तो इसके लिए हमें 4-5 प्रोंग्ड अप्रोच करनी होगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एडल्ट से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बेड, पीडियाट्रिक बेड होने चाहिए। और पीडियाट्रिक बेड के लिए हमारी सरकार ने बहुत तेजी से कदम उठा रही है, बहुत ही एडवांस में कदम उठा रही है। अगर आप देखें तो जहाँ तक आता है कि 50 से 100 बेड लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। और इसमें से 50% जो होंगे आईसीयू और एचडीयू वाले बेड होंगे। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, एचडीयू मतलब हाई डिपेंडेंसी केयर यूनिट। क्योंकि इसमें फिर हम जो है वो ही उपकरण लगाएंगे जो बच्चों के लिए हैं, यानी कि मार्क्सिस बच्चों वाला होगा, नेजल फ्रॉन्सिस बच्चों वाली होंगी, एनआईवी जो है वो भी बच्चों का, जो वेंटिलेटर्स भी होंगे वो भी जो है बच्चों में लगा सके, ऐसे वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है और काफी हद तक ये हो भी चुकी है, जिसको कहना चाहिए। दूसरा जो है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में आता है कैपेसिटी बिल्डिंग आती है। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि डॉक्टर जो हैं वो अडल्ट वाले ना हो, बच्चे वाले डॉक्टर हो, तो बच्चों को देख सकें और उसका उपचार कर सकें। इन बच्चों वाले डॉक्टर में एक जो ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे इंटेंसिव केयर में काम कर सके और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि पीकू को चला सके। यही वो पीकू होगा जिसमें 1 साल से लेके या महीनों के बच्चों से लेके हम जो हैं कुछ साल तक के बच्चों का इलाज करेंगे। तो पीकू की ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू कर दी है यहाँ पे, और उसका पूरा का पूरा हमारा जो है प्लान बन चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम पहले भी एनेस्थेसिस्ट की ट्रेनिंग करता है, 52 मेडिकल कॉलेज में संजय गांधी पीजीआई लगातार पिछले 1.25 साल से ट्रेनिंग करता आ रहा है, जिससे कि जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट हैं अक्रॉस द स्टेट जो हैं उसमें ट्रेनिंग हो से उसको चला रहा है। तो ऐसे ही किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी और पीजीआई और भी जो हैं पीकू के लिए डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, जो कि मेनली एनेस्थेटिस्ट ही होंगे और बच्चों को देखेंगे। ये इसको कहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग। हम्म, तो हम डॉक्टर्स को तैयार करेंगे, डॉक्टर के साथ साथ में हैं हम नर्सेज भी तैयार करेंगे, आपने जैसे बोला कि टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन भी तैयार करेंगे।
तो ये हमारी प्लानिंग हो चुकी है और चलने वाली है और चल चुकी भी है। तीसरी चीज जो होगी, हम लोगों को जो करना चाहिए इस दौरान में, कि मेडिसिन भी हैं। आप देखते हैं कि मेडिसिन की कमी पड़ रही है, तो मेडिसिन हम पहले से ही रखेंगे। इस समय जैसे आप देखते हैं म्यूकोरमाइकोसिस में एम्फोटेरिसिन बी का प्रॉब्लम है, लेकिन वो सुलझाई जा रही है, लाइसेंस दे दिए गए हैं, मेडिसिन बनेगी। हम पहले से ही, जैसे एंटीबायोटिक्स और आईवीआईजी एक स्पेशल दवाई होती है, उस पर हमने हमारी एडवाइजरी बोर्ड जो उत्तर प्रदेश में गठित करी है, तो हमने उसमें कल डिस्कशंस किए हैं और गवर्नमेंट को जाएगा कि हमें कितने वायल्स की, कितने एम्प्यूल्स की आईवीआईजी की जरूरत होगी, जिससे कि इसकी आगे कमी ना पड़े। तो मेडिसिन का भी हमने कर लिया है। वैक्सीनेशन जो है, आपने देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश जो है जून से लगभग 2 या 3 गुना वैक्सीनेशन की दर बढ़ा रहा है। तो उसमें जो है मेरे को लगता है अभी डिसीजन तो नहीं है, लेकिन 18 माइनस वालों में हम लोग कैसे कर पाएंगे, उस पर अभी डिस्कशन चलेंगे और उस पर डिसीजन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कैब, CAB, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क है। मास्क जो है हमारा रेडीमेड वैक्सीन है, जो कि इन्फेक्शन होने से रोकती है। वैक्सीन का भी यही काम है। और दूसरा है डिस्टेंस हमें रखनी है, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा जो है, हम सैनिटाइज अपने हैंड्स वगैरह करने चाहिए। तो ये जो है 5 प्रोंग या 4 प्रोंग हमारी अप्रोच है, जिसको कहना चाहिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करने से, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रिपेयर करने से, वैक्सीनेशन करने से, दवाइयाँ जुटाने से और कैब, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम इन 5 चीज़ों में ध्यान रखेंगे, तो मैं तो बिल्कुल निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि थर्ड वेव जो है यूपी में बहुत ही अच्छे ढंग से उसका मैनेजमेंट होगा। तो सर, ये तो प्रशासनिक तैयारियां हैं कि अगर कोई भी बच्चा आप तीसरी वेव में अगर संक्रमित भी होता है तो उसके लिए पहले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बचाव के रास्ते घर पर रह करके क्या हो सकते हैं? हम बच्चों को ऐसा कैसे बचा सकें कि वो संक्रमित हो ही ना? क्या उनके लिए और ध्यान रखना होगा? क्या अभी तक जो युवाओं को जो मास्क पहनना, जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिखाया, बच्चों को ये समझाना ये बड़ा मुश्किल है, और खास करके मास्क पहनाना। देखिए, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम्म। अगर आप कहेंगे कि ये बच्चों को नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो कोई प्रिकॉशंस नहीं ली जा सकती है। मैंने खुद बच्चे देखे हैं, 2-2, 3-3 साल के, मैंने अपने ही कैंपस में बच्चे देखे हैं जो मास्क लगाते हैं। तो हमने पिछली बार बच्चों में एक पोस्टर कंपटीशन भी कराया था, उसके बाद काफ़ी जागरूकता हुई थी। तो बच्चों का जो है मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है, सिखाना ही पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि घर में भी मास्क पहन के रहें, तो ट्रेनिंग तो घर से ही स्टार्ट होगी। जब घर में मास्क पहनेंगे तो बाहर जाएंगे तो मास्क पहन के तो हमेशा जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों का स्कूल जाना, तो इस पर निर्णय लेना बड़ा ज़रूरी है। जब थर्ड वेव आएगी तो स्कूल बंद होने चाहिए। जो भी एजुकेशन है वो डिस्टेंट टेली एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे इस समय हो रही है। टीचर्स जो हैं टेली जो हमारी जो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो एजुकेशन होती हैं, क्लासेस होती हैं, और जो एग्जामिनेशन होते हैं वो वेव ऑफ किए जा सकते हैं बच्चों के लिए, कम से कम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर ना निकलें, घर पे रहें, डिस्टेंस बना के रहें, मास्क पहने, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है सैनिटाइजेशन उनको समझाना चाहिए। हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए, हाइजीन रखनी चाहिए, पर्टिकुलरली हैंड हाइजीन रखनी चाहिए। डेली जो कपड़े भी जो हैं बदलने चाहिए, धुले कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो एजुकेशन घर से ही स्टार्ट होती है, तो घर पे ही होना चाहिए। लेकिन तीसरी वेव आने के लिए कितना समय बचा है सर? क्या उसमें समय कम नहीं है, और हमारी जो तैयारियां जो मुकम्मल होनी चाहिए उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है और ये माना भी जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर कि राजस्थान में तो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा संक्रमित होने लगे हैं, तो ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर की वहाँ शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में देश के जो बाकी राज्य हैं, और चाहे इसमें उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या तमाम देश के दूसरे राज्य हों, कैसे इस तैयारी को कर सकते हैं, और बहुत कम समय में ये सब कुछ करना होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं तो आपका उत्तर मैं जो है एक सेंटेंस देना चाहूँगा कि हमारे पास प्राप्त समय भी है, प्राप्त साधन भी है, और हम इसको अच्छे से निभा लेंगे। मैं यूपी के बारे में कह रहा हूँ।
जहाँ तक वेव है, मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट समय पे वेव आती है। दिल्ली में कहते हैं थर्ड भी क्या फोर्थ वेव चल रही है। राजस्थान में थर्ड वेव की एंट्री हो चुकी है। मेरे पास डाटा है, दौसा एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जिसमें 345 केसेस हैं जो कि 10 से 12 साल के बच्चों के बीच में पाए गए हैं। डूंगरपुर अलग डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 500 से ज्यादा बच्चे हैं लेस देन 18 ईयर्स के, उसमें आए हैं। एक जो है हावेरी एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, 10 साल से में उसमें 150 बच्चे और 15 साल से 300 बच्चे, यानी कि 10 तक तो हो चुकी है। कर्नाटक में हो चुकी है, राजस्थान में हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में कब होगी। अगर हम देखें, ये वेव पहले नीचे जाएगी, रिसीड करेगी, नीचे जाती है। जैसे फर्स्ट वेव गई नीचे गई नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में बिल्कुल नीचे रही, 3 महीने हमको दिए उसने। उसके बाद मार्च में केसेस आने लगे। ऐसा ही इसमें होगा, जुलाई एंड तक या जुलाई में यूपी में ये वेव जो है अपने न्यूनतम स्तर पे आ जाएगी। फिर तीसरी वेव जो स्टार्ट होगी 3 महीने पे आएगी। तो जुलाई के बाद में है अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में ये वेव आएगी। तो हमारे पास अभी 3-4 महीने हैं, 3 साढ़े 3 4 महीने हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम लोगों ने जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बहुत आगे तक बात निकल गई है, ऑर्डर्स निकल रहे हैं गवर्नमेंट के। और इसमें पीछे नहीं हटेंगे। और मैं तो बहुत ही इसमें विश्वास करता हूँ कि हम इस वेव को अच्छे से निपटेंगे। ये माना जा रहा था कि पहली जब वेव आई थी तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद दूसरी लहर नहीं आए, या हो सकता है कि उसके बाद कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम हो और हम इससे निजात पा लें। लेकिन अब तो तीसरी लहर की बात होने लगी है। संभावनाएं क्या है सर? कब तक लोगों को कोरोना के साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। कहते हैं ना, $1 बिलियन क्वेश्चन है और इसका आंसर देना भी उतना ही मुश्किल है। कहना कि ये इन्फेक्शन कब खत्म होगा, इसका मैं बेसिक्स आपको बताना चाहूंगा कि ये इन्फेक्शन तो खत्म हो गई। और आप ये देखिए कि हमने फर्स्ट वेव के बाद में थोड़ा सा कोताही बरती गई है जब से हमारे पास में सेकंड वेव आई है। लेकिन हम उससे सीखते हुए थर्ड वेव के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। हमारी सेकंड वेव खत्म भी नहीं हुई है और हम थर्ड वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आपने कहा कि थर्ड के बाद फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी। होता क्या है कि जब वायरस जो होता है उसका विरुलेंस, उसकी आक्रामकता कब खत्म होती है? उसकी आक्रामकता तब खत्म होती है जब सारा का सारा हमारा पॉपुलेशन है, जो सारे के सारे जो पीपल हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो इम्यून हो जाते हैं। यानी कि सब लोग इम्यून हो जाएं, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से हों या फिर वो वैक्सीन से हों। अब थर्ड वेव के लिए हमारे पास दो हैं। अगर वो आके जो मतलब चिल्ड्रन को, बच्चों को प्रभावित करेगी और साथ में ही वैक्सीनेशन होगा, इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी लगभग सारी पॉपुलेशन जो है इम्यून हो चुकी है। तो मैं तो कहूँगा कि थर्ड वेव तो इतनी आक्रामक नहीं होगी और चौथी वेव के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर होंगे भी तो बहुत ही माइल्ड टाइप की होगी, तो क्योंकि सारा इसको का इसको सारा कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन। भी समझ सकते हैं सर कि जब तक ये सभी देश के सभी नागरिकों को नहीं होगा, या फिर जितने लोग हैं उनका जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक ये कोरोना ऐसे ही चलता रहेगा। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा जो आपने कहा है। हम्म। सब लोगों को नहीं होने का मतलब नहीं है कि जब तक सब लोग इम्यून नहीं होंगे, हम्म। सारे नहीं, 100% इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है। आपको वायरस की चेन जो है, संक्रमण की चेन को ब्रेक करना होता है। तो इस समय जो अगर हम देखते हैं एक व्यक्ति 4-5 लोगों को आगे प्रभावित करता है, तो ऐसी दशा में 70 से 75% पॉपुलेशन में अगर इम्यूनिटी हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वैक्सीन से हो, तो उसके बाद जो है चेन जो है ब्रेक हो जाती है। और फिर उस समय जो इन्फेक्शन होता है फोकल हो जाता है। जगह जगह पे कोई जगह पे होता है, इतना भर के सारी तरफ से नहीं आता है। इसको हम एंडेमिसिटी कहते हैं, यानी कि पेंडेमिक से एपिडेमिक, एपिडेमिक से एंडेमिक। मतलब केसेस तो आते रहेंगे लेकिन इतने नहीं आएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इम्यून है। उसमें थोड़ी बहुत ही जो नहीं है तो उसमें जगह जगह पे केसेस आएंगे। तो मेरे को लगता है कि थर्ड वेव के बाद में ये स्थिति आ जाएगी कि हमें फिर वेव की सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड वेव जो हम अगर इसको बखूबी से अच्छे से मतलब इसका सामना करके इसको सप्रेस कर देते हैं, तो फोर्थ वेव के चांसेस कम होंगे। अगर आएगी तो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में आएगी, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। सर ये भी जानना चाह रहे हैं, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अगर तीसरी लहर आती है, तो उससे पहले अगर हमने अभी तक देखा कि युवाओं में, बुज़ुर्गों में बुखार होती है, खाँसी होता है, ज़ुकाम होता है, कुछ इस तरीके के लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि कोरोना से संक्रमित हुआ भी है शख्स या नहीं हुआ है। तो बच्चों में पहचान कैसे की जा सकती है? इसमें भी क्या इसी तरीके के लक्षण होंगे? देखिए, बच्चों में जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो कॉमन गार्डन वैरायटी जिसको कहते हैं कि कोल्ड फ्लू हो गया है, मतलब बच्चों को सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम होता है, वो अपना सेल्फ लिमिटिंग होता है ना? लेकिन कई लोगों में बच्चों में इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसके लक्षण नहीं आते हैं। तो ये भी उसी तरीके का एक फ्लू है। इसमें जो लक्षण होंगे बच्चों में, अडल्ट के कंपैरिजन में बहुत ही माइल्ड होंगे। कुछ लोगों में तो पता भी नहीं चलेगा और इन्फेक्शन होकर चला भी जाएगा। कुछ ही ऐसे होंगे जिसमें लक्षण आएँगे और लक्षण वही होंगे जिसमें फ्लू वाले सिम्पटम्स होंगे, नज़ला ज़ुकाम होगा, बुखार होगा। और मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी बच्चे को ये होता है, इसको कोरोना ही समझा जाए अनलेस प्रूव अदरवाइज़। उसी की प्रिकॉशंस होनी चाहिए, उसी का ही दवाई दिया जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम तो ये सारे लक्षण जो हैं घर पे रह के ही खत्म होंगे, जिसको हम होम आइसोलेशन कहते हैं। हमारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं बच्चों के लिए होम आइसोलेशन की प्रिपेयर हो चुकी हैं, वो सर्कुलेट होंगी। और कुछ बच्चे जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उनको एडमिट किया जाएगा और बहुत ही कम उसमें बच्चे होंगे जिसमें वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? हुँ, एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होगा जिसको कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन, जिसमें आईवीआईसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन लोगों के लिए ही एडमिशन्स और आईसीयू यानी कि पीडियाट्रिक आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हीं को ही निकालना होगा, उसी को ही देखना होगा, उसी को ही सेग्रीगेट करना होगा, उनको एडमिट करके उन्हीं का ही अच्छा इलाज करना होगा। तो सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मैं कहूँगा जी। 99% ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं घर पे ही ठीक हो जाएँगे और मेजॉरिटी में तो इन्फेक्शन होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए सर क्या करना होगा? जैसे अभी तक तो हमने युवाओं और बुज़ुर्गों में देखा कि घर पर रह कर के भी ट्रीट किया गया और डॉक्टर से गाइडेंस के बाद जो है, वो लोग घर पे ही रह कर के ठीक हुए। तो बच्चों के लिए भी कुछ ख़ास हिदायतें होंगी इस दौरान? अब बना रहे हैं, हम जो है होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस बना रहे हैं। आईसीएमआर की आ चुकी हैं, सेंट्रल की भी आ चुकी हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं। उसको बताया जाएगा, उसके बारे में लोग बागों को बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा और ये सब किया जाएगा उसमें। अब कॉमन जो बात है वो यही है, नज़ला ज़ुकाम हो तो उसको देखा जाए, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाए। अगर सैचुरेशन ठीक-ठाक है तो बच्चों में तो दवाई हम लोग देते भी नहीं है, जो एडल्ट में तो देते हैं, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हुँ। जिन लोगों में नहीं होगा ठीक या सैचुरेशन कम होगा तो उनको एडमिट किया जाएगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.के. धीमान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और यहाँ हमने कोशिश की है आप तक बताने की कि तीसरी लहर अगर आती है और बच्चों को प्रभावित करती है तो कैसे आपको अपने बच्चों को बचाना होगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।